नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जबलपुर की। बारिश के चलते कई मकानों की हालत खराब हो चुकी है। सादर में 2 हिस्सों में 2 मंजिला मकान बंट गया है। मकान के नीचे बीच में 3 से 4 इंच दरार आ चुकी है। नीचे से ऊपर तक मकान 2 हिस्सों में बंट चुका है। लोगों को तत्काल घर से खाली करवाया गया, उन्हें बाहर निकाला गया। कैंट बोर्ड और नगर निगम अतिक्रमण दल मौके पर पहुंच चुका है। सावधानी पूर्वक मकान तोड़ने की कार्रवाई यहां पर हुई है। तो जर्जर मकानों को चिन्हित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। और इसी बीच ये एक तस्वीर सामने आई जहां पर ये देखिए मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई, क्योंकि यहां पर दरारें अलग अलग 3 हिस्सों में देखी गई और इसी वजह से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, ये सोच करके यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जबलपुर सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, चूंकि बहुत जरूरी है, बारिश का समय है, जर्जर मकान कई जगह पर हम देख रहे हैं, मकान बिल्डिंग्स अलग अलग जगह पर, और कई हादसे भी हमने देखे। इसी बीच ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि चिन्हित किया जाए कि कहां कहां पर स्थितियां खराब है। ये तस्वीर हम देख रहे हैं, कब से ये हालत बनी हुई थी या अचानक यहां पर ऐसी दरारें आई और अभी कार्रवाई कहां पर पहुंची है, विस्तार से बताइए। जी ऋतु, अगर इस मकान की बात की जाए तो यह मकान आशीष गुप्ता का है, जो सदर के गली नंबर 2 में रहते हैं और अपने परिवार के साथ रह रहे थे। यह मकान बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इसमें जो इंजीनियर्स हैं या जो जानकार हैं उनकी अगर बात माने तो जब मकान बनाया जाता है तो उसकी नींव को इसीलिए मजबूत रखा जाता है। नींव को विशेष तौर पर सावधानी के साथ और बहुत एहतियात के साथ में मजबूती से बनाया जाता है, ताकि उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा हो, जो बिल्डिंग खड़ी हो, वह मजबूती बनी रहे और भविष्य में इस तरह की स्थिति न बने। लेकिन इस मकान में जिस तरह से बीच में से दरारें आ गई और मकान 2 हिस्सों में बंट गया, तो ऐसी आशंका है कि नींव पर ध्यान नहीं दिया गया और काफी जब मकान बनाया गया तो उस समय कोई तकनीकी चूक होने के कारण यह स्थिति बनी है। फिलहाल कोई हताहत नहीं है, मकान खाली कराया गया, उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई। अब अगर बात करें जबलपुर जिले में और मकानों की, तो तकरीबन 65 मकान यहाँ पर जर्जर चिन्हित किए गए थे, जो लगभग 80 से 100 साल पुराने हैं। उन स्ट्रक्चर को भी तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। हर दिन किसी न किसी जगह पर मकान तोड़े जा रहे हैं। तकनीकी दिक्कत ये आती है कि कई मकान पतली और सकरी गलियों में हैं या घने रहवासी इलाकों में, जहां बड़ी बड़ी मशीनें पहुंचना संभव नहीं होता है और उन्हें मजदूरों की मदद से हथौड़े से और अन्य छोटे उपकरणों से तोड़ा जा रहा है। कार्रवाई लगातार जारी है और हादसों को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पवन जानकारी को साझा करने के लिए। छतरपुर का जिक्र करते हैं। बदमाशों ने दिन दहाड़े यहां पर गोली चलाई है। चेतगिरी कॉलोनी में खुलेआम गोली चली, 4 राउंड फायरिंग की गई और दहशत फैलाई गई। पुरानी रंजिश को लेकर घर के सामने फायरिंग की। घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। वारदात के बाद लोगों ने आक्रोश भी जताया। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है। तो दिन दहाड़े गोली चलाई गई। पुरानी बुराई को लेकर के अभी मौके पे तस्दीक कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं। और जो घायल की सूचना है नहीं अभी, जिसके ऊपर बता रहा है कि एक सोनी लड़का है, उसके पास उसके साथ में विवाद था, उसके घर पे आए थे गोली चलाने के लिए। उन लोग को अभी मौके पे एक खोखा मतलब वहाँ पे देखा हुआ है, उसको जब्त किया है। बाकी पूछताछ चल रही है, सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं। तो 4 राउंड फायरिंग की गई है, दहशत फैलाई गई है। दरअसल पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिस वजह से ये पूरी घटना को अंजाम बदमाशों के द्वारा दिया गया। और अब जो है पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। आखिर किस बात को लेकर विवाद था, कौन ये लोग थे जो ऐसे दहशत इनके द्वारा घर के बाहर फायरिंग कर करके फैलाई गई। भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खराब सड़कों की शिकायत का 15 दिन में समाधान होगा। सड़कों के सुधार कार्य में अब तेजी लाई जाएगी। सर्वे का काम भी लगातार जारी है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये कहा गया है, हर रोजाना शिकायतों का निराकरण भी कर रहे हैं। कई जगह रिपेयर वर्क हुआ तो कई जगह पर अब भी जारी है। न्यूज 18 ने लगातार बदहाल सड़कों का मुद्दा उठाया था और उसके बाद
अब कहीं ना कहीं प्रशासन जागा है, पीडब्ल्यूडी विभाग जागा है और पीडब्ल्यूडी विभाग का ये कहना है कि कई जगह पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, कहीं पर हो चुका है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को ठीक किया जाए। इसकी जानकारी एक्चुअली ये चीफ इंजीनियर लेवल में मेंटेन होता है और जो भी हमारी फ्लड में भी जो डैमेज हो रही है वो भी चीफ इंजीनियर लेवल में मेंटेन हो रहा है और हम लोग जानकारी मंगा के आपको उपलब्ध करा देंगे। ग्रुप अरुण शर्मा साहब ने बनाया होगा आप लोगों का सबके, तो वो ये आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, कल तक दे सकते हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राजधानी भोपाल की सड़कें जिस तरह से हम हमेशा देखते हैं, हर साल देखते हैं, बारिश के समय में ऐसी जर्जर हो जाती हैं, सड़कें खराब हो जाती हैं, निकलना दूभर हो जाता है। परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पाता आखिर? देखिए, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल उठाया कि परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं राजधानी भोपाल की, तो मानसून के आने के पहले ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने सभी सड़कों का पेच वर्क किया था और ये दावा किया था कि ये पेच वर्क इसलिए किया जा रहा है ताकि बारिश के समय परेशानियों का सामना लोगों को ना करना पड़े। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई उसके बाद सड़कों की हालत खराब हो गई। न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा है, अभी भी इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूँ आप देख सकते हैं सड़कों का हाल। ये मुख्य सड़क है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गड्ढे जो है और इसके अलावा जो गड्ढे भरे गए थे वो उनकी गुणवत्ता ऐसी थी कि एक बरसात के बाद ही डामर सड़क से बह गया है और कंकड़ पत्थर जो है वो पूरी सड़क पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये बताता है कि किस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग के जो दावे और वादे थे वो रहे। हालांकि अब जिस तरीके से लगातार न्यूज़ 18 ने अपने दायित्व का निर्वहन किया, लगातार खबरें दिखाई कि मध्य प्रदेश की सड़कें बदहाल है, चाहे वह राजधानी की हो या फिर छोटे जिलों की हो, उसके बाद जो है वो अब पीडब्ल्यूडी हरकत में आया और कह रहा है कि सभी सड़कों को दुरुस्त करने के 15 दिन का जो समय है वो निर्धारित किया गया है और जितनी भी शिकायतें मिल रही है लगातार उन पर काम किया जा रहा है और उनको सड़कों को गड्ढे भरने का काम लगातार किया जा रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने लोकपथ ऐप जो है वो एक लॉन्च किया था। उसके जरिए ये था कि जो आम लोग हैं वो एक सड़क का फोटो खींचकर डालेंगे, उसकी जियो टैगिंग होगी और उसके बाद 7 दिन के अंदर उस सड़क को ठीक करने के बाद अधिकारी उस फोटो को अपलोड करेंगे कि सड़कें ठीक हो गई हैं। तो वो बता रहे हैं कि उसके माध्यम से भी कई बड़ी शिकायतें मिली थी, उसके बाद लगातार काम किया जा रहा है। पूरे अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखूं मैं तो लगभग 81,000 किलोमीटर की सड़कें जो है वो पीडब्ल्यूडी के हिस्से में आती है, बाकी सड़कें जो है वो नगरीय निकाय के हिस्से में आती है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि जो सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है उन पर लगातार मरम्मत का काम जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। एमपी में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव और सिंधिया की खाली हुई सीट पर अब उपचुनाव होगा। सिंधिया का जून 2026 तक का कार्यकाल है, 21 अगस्त तक किया जा सकेगा नामांकन, 3 सितंबर को मतदान होना है। तो आपको बताएं कि एमपी में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है, सिंधिया की खाली हुई सीट पर अब उपचुनाव होना है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, उपचुनाव की अब बारी है, राज्यसभा की एक सीट खाली है, सिंधिया की ये सीट है, उपचुनाव होना है, क्या जानकारी इस मामले में मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से बीजेपी में आए थे उसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था और उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा से भेजा था क्योंकि वो लोकसभा चुनाव जो था वर्ष 2019 का हार चुके थे। उसके बाद वो अब इस बार लोकसभा चुनाव लड़े और काफी अच्छी जीत हासिल करने के बाद वापस से केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। तो उनकी जो राज्यसभा सीट है उनके केंद्रीय मंत्री बनने और लोकसभा में निर्वाचन के बाद से खाली थी, उस सीट पर आज निर्वाचन जो चुनाव आयोग उसने आज राज्यसभा के चुनाव घोषित कर दिए। तो यहां पर जो 2 साल के लिए 21 जून 2026 तक उनका कार्यकाल खत्म होना है, तो इन 2 साल के लिए अब नया चेहरा चुना जाना है। तो उसकी जो तारीख है 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। तो 21 अगस्त के पहले बीजेपी अपनी तरफ से जो राज्यसभा का जो उम्मीदवार होगी उसका चयनित करेगी और उसका नाम घोषित कर देगी। उसके बाद 3 सितंबर तक चुनाव की प्रक्रिया होना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो राज्यसभा में अब एमपी के कोटे से जो नेता को भेजा जाएगा वो चेहरा 21 अगस्त तक साफ हो जाएगा, लेकिन उसके जो नतीजे हैं वो 3 सितंबर को मतदान होना है, उसी दिन काउंटिंग होना है और उसके बाद 6 सितंबर तक ये पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
अगर आप बात की जाए कि सिंधिया की जगह कौन जा सकता है राज्यसभा, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके पहले भी दिल्ली से जो किसी बड़े केंद्रीय मंत्री को मध्य प्रदेश से भेजा गया था राज्यसभा, तो कोई ऐसा चेहरा चुना जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी 3 से 4 बड़े नेता दावेदार है, जयभान सिंह पवैया हो, नरोत्तम मिश्रा हो, या कोई संगठन का व्यक्ति है जिसे भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया इस 2 सप्ताह में हो जाएगी और 21 अगस्त तक बीजेपी अपना नामांकन के लिए जो चेहरा चुनकर भेज देगी और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू हो जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के रचना टावर में हथियारबंद बदमाशों के दिन दहाड़े शराब कारोबारी से लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी संतोष साहू के फ्लैट में घुसे 2 अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 15 लाख रुपए की लूट की। हथियारों से लैस थे बदमाश। उन्होंने बिल्डिंग की पहली मंजिल पर 108 फ्लैट में रहने वाले शराब कारोबारी संतोष साहू को निशाना बनाया। लूट की यह घटना बिल्डिंग के कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। सूचना मिलने के बाद गोविंदपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले हुलिये के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है। की बात है इसमें 2 लोगों ने दरवाजा बेल बजा के दरवाजा खुलवाया है किसी व्यक्ति को पूछते हुए, और इसके बाद वो लोग अंदर आए हैं। फिर उसके बाद जो व्यक्ति ने दरवाजा खोला था उसके हाथ पकड़ते हुए पीछे से बांधते हुए ऊपर ले गए हैं और पूछा है कि कैश कहाँ पे रखा है, और इसके बाद उन्होंने उस रूम में जाके उस कैश को लूट के ले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और इसमें कुछ फुटेज वगैरह मिले भी हैं और जो भी टेक्निकल एविडेंस हैं वो सब इकट्ठे किए जा रहे हैं। इंदौर के एक छात्र ने टीचर द्वारा झूठे केस में फंसाने के आरोपों से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की छोटी बहन ने उससे फंदे पर लटकते देखा, परिजनों को सूचना दी। मृतक के पिता का आरोप है कि उनका बेटा जहां इंग्लिश पढ़ता था वहां के टीचर ने उसे अपने प्यार में फंसाया, कई बार पैसे मांगे और जब उनके बेटे ने टीचर को पैसे देने से इनकार कर दिया तो टीचर ने महिला थाने में शिकायत की, रेप की झूठी शिकायत की। तो वहीं पुलिस ने केस में कार्रवाई न करने की बात को लेकर 45,000 रुपए भी लिए। इससे परेशान होकर उनके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये लड़की इंग्लिश स्पोकन क्लास की टीचर थी और लड़का मेरा बालक था। क्या वो मैडम होने के बाद कोई मैडम का आकांक्षा कोरी था, वर्मा भी लगाती थी। कोई मैडम को प्रपोज करता है, इस लड़की ने आगे रह के उसको फंसाया, काफ़ी पैसा लिया। मेरी मंडी में मैं व्यापार करता था, उसका पैसा मेरे घर पे पड़ा रहता था। ये काफ़ी पैसा इन्हें चुपचाप दिया है, तब इसको देना बंद करा और मेरे को इसका राज पता चला तो उनने सारी बातें बताई और लड़की को पैसा देना बंद करा तो दोनों माँ बेटियाँ दोनों घर पे आ गई है। क्या हम तो थाने पे भी गई थी, पहले घर पे ही थी। कल 50,000 रुपये 45,000 रुपये दिए थे थाने पे मैडम महिला थाने। आज मेरी ड्यूटी थी मरू में 175 जो भी फांसी लगाने से था ये, तो अभी इसका PM करवा रहा हूँ। जो भी कार्रवाई होगी तो जांच के दौरान पे जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। लोकतंत्र सेनानी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के साथ ही मोहन सरकार अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की राशि भी देगी। इसी के साथ ही कैबिनेट को पेपरलेस करने के लिए ई कैबिनेट को मंजूरी दी गई। इसी के साथ आपको बताएं वित्त विभाग की 2 संस्थाओं को भी मिलाया गया। 15 अगस्त को प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं को सजाने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान का फैसला किया गया। राखी पर लाडली बहनों को 1,500 रुपए ट्रांसफर करने का फैसला लिया। तो वहीं प्रदेश भर में जन्माष्टमी का पर्व भी मनाने का फैसला लिया गया है। ये कार्यक्रम दिया है, इसको मध्य प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाए। आज कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई है और तिरंगा यात्रा भी साथ में निकलेगी। हमारी लाडली बहनाओं को 1,250 तो मिलेंगे ही, पर साथ में राखी का उपहार 250 रुपये और मिलेगा। इस प्रकार 1,500 रुपये मिलेंगे। लगातार हमारे बीच में से ऐसे लोकतंत्र सेनानी जा रहे हैं, तो उनके अंतिम संस्कार में 10,000 रुपये शासन देने का निर्णय लिया है और राजकीय सम्मान से उनकी अंतिम यात्रा निकले, ये महत्वपूर्ण निर्णय।
छतरपुर का जिक्र करेंगे। अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा है। भारी मात्रा में अवैध हथियारों सहित सामान बरामद किया। फैक्ट्री संचालक सहित 2 गिरफ्तार हुए हैं। 315 बोर और 12 बोर के कट्टे भी बरामद किए गए। कई बैरल सहित हथियारों के सामान जब्त किए गए। माधगुवा थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। एडिशनल एसपी ने मामले का खुलासा किया है। की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये सारे ही फुटेज जो हैं सामने आए हैं। दरअसल फैक्ट्री पर छापा मारा। ये अवैध फैक्ट्री थी हथियारों की। लंबे वक्त से यहाँ पर हथियार बनाए जा रहे थे और यहाँ से गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ कई मात्रा में सामान भी, हथियार भी बरामद किए गए। कुछ इन्फॉर्मेशन है कि थाना माधगुआ में नीम टोरिया बुडौर करके गांव है, जहां कुछ व्यक्ति अवैध फैक्ट्री संचालन का काम कर रहे हैं। उसके बाद वहां पे दबिश दी गई। दबिश में स्पॉट में हमने पकड़ा सुखलाल विश्वकर्मा, जो उसी गांव का था, जो अवैध देसी कट्टा बनाने का काम करता था। उससे और पूछताछ की गई तो पूछताछ में एक और नाम है त्रिलोक सिंह चौहान, जिसके माध्यम से ये बेचता था। उसको मैंने राउंड अप किया है और मौके से बहुत सारी चीजें मिली हैं। कुछ कट्टे मिले हैं 315 बोर के, 312 बोर के, कुछ अध बने हुए हैं यानी कि जो प्रोसेस में थे। बहुत से टूल्स मिले हमें जो इन सबका उपयोग किया जाता था और कुछ पार्ट्स मिले हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। सभी चीजों को हमने जब्त किया है और आर्म्स के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय ग्वालियर में 17 साल की छात्रा से दुष्कर्म किया गया। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया और इससे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। एफवी फ्रेंड ने छात्रा से होटल में दुष्कर्म किया। आरोपी ने छात्रा के अश्लील वीडियो भी बनाए, वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी और ब्लैकमेल किया। पीड़ित छात्रा ने विश्वविद्यालय थाने में शिकायत की है। आरोपी सुमित परिहार पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त कर लिया है। भिंड में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बदमाशों ने एक युवक के घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में मारपीट की गई। युवक दबंगों से जान बचाने के लिए पड़ोसी के घर में छिप गया, लेकिन बदमाश पड़ोसी के घर में भी घुसकर बेरहमी से युवक को पीटते रहे, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को पड़ोसी ने अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबलपुर में बीजेपी पार्षद पति के गुंडागर्दी का मामला सामने आया। मामूली बात पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक को घसीट कर पीटा गया। इस दौरान युवक के पिता रहम की दुहाई मांगते रहे, तो वहीं बीजेपी पार्षद पति और उसके गुर्गे पिटाई करता हुआ नजर आया। आरोप है कि जब पीड़ित थाने में शिकायत के लिए पहुंचा तो पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। आरोपी हनुमान ताल के संत रविदास नगर के पार्षद का पति है। बताया जा रहा है कि सड़क पर फैली निर्माण सामग्री में पैर लगने से भाजपा पार्षद पति बिफर गया। उसने अपने 4-5 गुर्गों के साथ मिलकर पीड़ित अमन चौधरी की पिटाई कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल है युवक। अमन का आरोप है कि बीजेपी पार्षद माधुरी सोनकर के पति राजेश सोनकर ने शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। तो वहीं पीड़ित के साथ शिकायत करने पहुंचे भीम आर्मी ने 7 दिन के अंदर कार्रवाई न होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा का बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने मंच से कहा कि जैसे बांग्लादेश में सरकार की गलत नीतियों के चलते जनता पीएम और राष्ट्रपति आवास में घुस गई और कब्जा कर लिया, ठीक उसी तरह भारत में भी हालात होंगे। उन्होंने कहा कि नाराज जनता पहले श्रीलंका में प्रधानमंत्री निवास में घुसी, फिर बांग्लादेश में यही हुआ। इसकी सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है
बांग्लादेश की और आइए अब देखेंगे टॉप 20। धार में अवैध संबंध के आरोप में युवक की पिटाई, बदमाशों ने युवक को